All living things breathe, eat, grow, move, reproduce, and have senses. Okay. Non-living things do not eat, grow, breathe, move, and reproduce. They do not have senses. ओके, गुड गुड. सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ हमें रटना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको पुराने वाले नहीं समझने, आपको ये भी जानना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली ग्रो क्यों करते हैं. मतलब इस चैप्टर में आपको ये आंसर भी मिलेगा दैट व्हाई दे आर ग्रोइंग. अगर उनमें सेंसेस है तो व्हाई दे हैव दैट पर्टिकुलर सेंसेस. मतलब लिविंग क्यों हुआ उसका आंसर भी समझना जरूरी है. तभी आपको पूरा का पूरा क्रिएशन समझ में आएगा, तभी आपको इवोल्यूशन समझ में आएगा. ओके, एंड आई थिंक चाहे वो स्टूडेंट्स बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या ना हो, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन इवोल्यूशन. एम आई राइट और रॉन्ग? एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि ओके, अर्थ कैसे बना, कहाँ से कौन सी चीज प्रोसेस हुई, हाउ थिंग्स वर देयर इन द पास्ट, कौन कौन से एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे, या विच वर द थ्योरी जिससे कि ये पता चला कि हमारे एंसेस्टर्स एप्स हैं. ओके, सो व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी थियरीज हैं, वो कौन कौन से कनेक्शंस हैं. तो ये सारी बातें आपको समझने को मिलेंगी. सो डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो दोज विच हैव सेंसेस विच कैन ग्रो, और जिनके जनरेशंस बनती है, विच ग्रो इन नॉट ओनली इन मास, ऑल्सो इन नंबर्स. मतलब पॉपुलेशन भी उनका ग्रो होता है. दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अभी इनके बहुत सारे बेसिक और भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक और चीज, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या है, एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स की वजह से उनका रिएक्शन मींस दे प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. ओके, टू व्हाट? टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अभी एक क्वेश्चन पूरी क्लास के लिए, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टिमुलाई? आई एम श्योर आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा पहले भी. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड इट. नर्वस सिस्टम वगैरह में हुआ. ओके, नर्वस सिस्टम में सुना है. एनीवेयर एल्स दिस टर्म? No, ma'am. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन अबाउट स्टिमुलाई ऑल्सो. स्टिमुलाई मतलब कि कोई भी टाइप का रिएक्शन, चाहे वो बेस्ड ऑन सम केमिकल्स, टेम्परेचर, pH, लाइट, सो ये सारे फैक्टर्स या फिर किसी भी टाइप के रिएक्शंस जब कहीं से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, दैट इज स्टिमुलाई. मतलब क्या कि those reactions, those factors which are responsible in producing responses in particular individual or organism, so that is defined or termed as stimuli. Okay, everyone understood what exactly is stimuli? Yes, teacher. एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल फ्रेम करना हो, सो आई विल टेल यू. सबके साथ ऐसा होता है, अगर आप किचन पे गैस पे कोई पतीला है, ओके, गरम पतीला है, आपको अगर अंदाजा नहीं है वो गरम है, तो द मोमेंट यू विल टच ना, तो क्या होगा, आप झटके से क्या करोगे, दैट विल बी अ रिफ्लेक्स एक्शन, एक क्विक एक्शन आपका होगा, जिसमें कि आप क्या करोगे, अपना हाथ पीछे कर लोगे, और योर बॉडी एंड मूवमेंट एंड एवरीथिंग, वो क्या होगा, एक सेटबैक होगा, आप पीछे की तरफ चले जाओगे. तो ये क्यों हो रहा है? द रीजन इज कि दैट हॉट वेसल, वो जो कंटेनर है, वो पर्टिकुलर कंटेनर क्या है, दैट इज द स्टिमुलाई. किस लिए, किस बात का स्टिमुलाई है? सो दैट आपका जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ओके, रिस्पॉन्स कैसा जनरेट हुआ कि आपने यू टुक अ स्टेप बैक, आप थोड़ा सा पीछे चले गए, ओके, आपने या फिर किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड किया. फ्यू पीपल शाउट ऑल्सो, कुछ पीपल और वियर्ड बिहेवियर रखेंगे या फिर वियर्ड रिस्पॉन्स देंगे. सो एवरीथिंग, ये जो स्मॉल एक्शंस है, ये जो रिस्पॉन्सेस है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सम फैक्टर, या फिर कोई एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया उसकी वजह से. एंड दैट एनवायरमेंटल कंडीशन को हम, या एक्सटर्नल कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई. Okay, so this is basically a definition of stimuli. So living organisms का basic characteristics है कि they respond towards stimuli. मतलब किसी भी टाइप का अगर सिग्नल मिलेगा, अगर स्टिमुलाई नहीं समझ में आता,
तो इसको सिंपल शब्दों में समझना है, सिग्नल। किसी भी टाइप का अगर सिग्नल मिलेगा तो एक Excuse me, ma'am. लिविंग, यस Ma'am, I had a call from Jia Patel. She's trying to join in. actually I've already connected Jia. Okay, let me admit Okay, ma'am, everyone. just a minute. Okay, just tell her to check again. Maybe it's the network issue or something. Yes, ma'am, thank you. She's in. Okay. Yes. So yes, I was saying कि stimuli अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, so stimuli को आप as a signal समझ सकते हो. You can consider it as a signal. So whenever a living organism is guessing or sensing some kind of signal or external factors, तो उसके accordingly वो क्या करेंगे, वो change करेंगे अपने इधर बिहेवियर को, अपनी सिचुएशन को, अपने पोजिशन को. सो ये जो चेंजेस हैं दैट इज रिस्पॉन्सेस. तो ये वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स स्टिमुलाई. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी बॉडी के अंदर इधर किसी ना किसी टाइप का ग्रोथ फैक्टर. ओके, सो ग्रोथ टू टाइप के होंगे. द फर्स्ट ग्रोथ विल बी द मास ग्रोथ. मास ग्रोथ इन द सेंस कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपना साइज और स्ट्रक्चर और वेट इन जनरल या नंबर ऑफ सेल्स वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई होंगे तो मास ओवरऑल बढ़ेगा, मतलब मास गेन होगा. एंड इसका कनेक्शन कैसे है दैट आई विल टेल यू लेटर. सो फर्स्ट इज द मास ग्रोथ एंड सेकेंड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. means एक बहुत ही important factor which they carry is reproduction. All organisms produces their progeny. Progeny means what? Their next generation. If progeny is a new word for everyone, means if anyone from the class, then please note down कि progeny means your next generations. विरासत जिसको बोलते हैं, not विरासत, हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, progeny को? Anyone from the class? PD. Means next generations. We call it very dramatic PD. word. Sorry? PD. Okay. PD. Yes. Right. So जो अगली पीढ़ियां आती हैं that is called progeny. So one of the characteristics कि उनका mass growth होगा. Mass growth अभी जो growth factor है ना, जब आप और हायर स्टडीज में जाओगे, सो देर इज अ क्या बोलते हैं डिबेट ऑन द टॉपिक कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो. दे ऑल्सो ग्रो. नाउ यू विल आस्क हाउ. किसी ने सैंड माउंटेन को देखा है इन रियलिटी और मे बी इन एनिमेशंस और मूवीज. तो सैंड माउंटेन क्या है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं मेड अप ऑफ सैंड ऑफ कोर्स. अभी बिकॉज सैंड बहुत ही ब्रिसल एंड स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि विंड की वजह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव होते हैं, तो यू कैन मींस इट अपीयर्स कि दैट पर्टिकुलर सैंड माउंटेन्स क्या हो रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बार बार थ्रू आउट द डे या फिर जितने दिन गुजरते जा रहे हैं क्या हो रहे हैं, उनके ऊपर सैंड जो है वो उसकी एक लेयर बनती जा रही है. अगर सैंड माउंटेन नहीं समझ में आया तो इन जनरल आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ द मेटल्स कि गर्मियों में जो मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, ओके, एंड सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो अगर कोई मेटल एक्सपैंड हो रहा है डजंट मीन कि वो ग्रो हो रहा है. तो ऑफ कोर्स ग्रोथ जो है वो कंप्लीटली मास ग्रोथ के ऊपर डिफाइन हो रही है. एंड मास ग्रोथ इन द सेंस कि आपका सेल डिविजन, कंप्लीटली हम सेल डिविजन और सेल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें. एंड नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज पॉपुलेशन. ओके, सो दिस इज द ग्रोथ फैक्टर. सो कभी कभी एमसीक्यूज में ऑफ कोर्स पूछा जाता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कि नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो. So true or false? So it's true, they grow, but they are not. But अगर आपको डिबेट करना होगा या डिफेंड करना होगा कि डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग वो क्यों नॉन लिविंग कहलाए जा रहे हैं, रीजन इज दे आर नॉट डिवाइडिंग देमसेल्व्स. ओके, देयर आर मल्टीपल नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जिनका लेयर एक दूसरे के ऊपर बन रहा है या एक्यूमुलेट हो रहा है.
That is the reason of their growth. Okay, and the next is of course reproduction, which is of course visibly not true कि वो reproduce नहीं होते. That is one of the characteristics. Next, अभी जो मास ग्रोथ है, मास ग्रोथ ऐसे ही नहीं होगा, पर्टिकुलर सेल डिविजन्स ऐसे ही नहीं होंगे. देयर मस्ट बी सम केमिकल रिएक्शंस, देयर मस्ट बी मेनी मल्टीपल थिंग्स जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी में हो रहा है. सो दीज रिएक्शंस, आई विल टेक अनदर कलर. ओके, सो दीज रिएक्शंस प्लस ये जो रिस्पॉन्सेज है, रिस्पॉन्सेज भी रिएक्शंस हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सिग्नल डिटेक्ट करना प्लस वो मैसेज पहुंचना नर्वस सिस्टम तक एंड देन ट्रांसमिट करना उसको एज इन अ रिस्पॉन्स कि आपको वहां खड़े रहना है या वहां से भागना है या फिर कुछ बोलना है या जो भी रिएक्ट करना है. सो एवरीथिंग, इसका बेसिक लेवल जो होता है दैट इज केमिकल रिएक्शंस. सो वो जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कंबाइनली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म. ओके, सो मेटाबॉलिज्म मतलब चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी जिसमें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं. आई विल एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्या है. कंस्ट्रक्टिव मीन्स नाम से समझ में आ रहा है, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इन फ्यूचर क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स. कि स्मॉल सब्सटेंसेस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स they are getting combined into large or complex molecules. That is constructive reactions. तो ऐसा कब होता है? I will give you example. जब हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना होता है इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स, कि पर्टिकुलर हार्मोन प्रोडक्शन की जरूरत है. सो जिन लोगों ने सेल बहुत ध्यान से पढ़ा है एंड दोज हु आर गुड एट केमिस्ट्री, सो आपको पता होगा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट? एवरीवन अग्रीज? कोई डिफेंड Yes, करने ma'am. के लिए कुछ? ओके, सो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर इज व्हाट? अमाइनो एसिड. ओके, सो अमाइनो एसिड, मल्टीपल अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं वो क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं. तो हमारी बॉडी में रॉ अमाइनो एसिड्स फ्लो होते रहते हैं, मींस दे आर देयर इन द बॉडी, उनकी अभी जरूरत नहीं है. व्हेन दे विल बी इन द एक्शन, whenever something is required, किसी ना किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है. जैसे वी आर ईटिंग और हमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन से बनते हैं. सो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए जब प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. वो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे टू form or to make that particular enzymes. Okay, so that is one of the constructive reactions example. Next is destructive, means to destroy. तो destructive में क्या हो रहा है कि आपका complex molecule destroy हो रहा है into simpler form. अभी इसका example is very common example और easy also, हमारा food. डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है. ओके, दैट इज द रीजन कि उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. मींस व्हाट इट इज डूइंग कि ये सिंप्लीफाई कर रहा है, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर रहा है. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? शैल आई मूव अहेड? एनी कंफ्यूजन? Ma'am. ओके, Ma'am, so this is catabolic and anabolic, right? right, catabolic and anabolic reactions, and unka combination is what? Metabolism. So sum Yes, of ma'am. catabolism and anabolism is known as. So can you tell everyone to the class which one of them is catabolic and which one of them is anabolic? The process in which breakdown happens is catabolic, Mhm. and in which formation happens, it's anabolic. Okay, so constructive is anabolic and destructive is catabolic. Am I right? Yes, ma'am. Okay, so this is also the homework for everyone to whole class. Ki please find out
Is anabolic truly constructive reaction or is catabolic truly destructive reactions? Just छोटा सा होमवर्क कर रहे हैं आपको. It will be fun for all of you. तो कुछ नया भी सीखोगे, एक नई टर्मिनोलॉजी भी आप सीखोगे. Okay? So please note down. Yeah. So I was talking about the digestive system part. So digestive system हमारे जितने भी complex organic molecule is what? Carbohydrate, protein and fat. तो इनको क्या करना है, ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है. एंड दैट ब्रेक डाउन मतलब एंड प्रोडक्ट्स वैसे तो ग्लूकोज चाहिए, बट कार्बोहाइड्रेट मेजरली इनिशियली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड फैट किस में हो रहा है, फैटी एसिड्स में. ओके, फैट और लिपिड्स यू कैन से. So this is the one of the example of what? Of destructive reactions. मतलब complex चीजें destroy हो रही हैं into simpler form. अभी ये तो मैंने कुछ characteristics बता दी, एक briefing बता दी related to your living organisms और उनके characteristics. But हमारा topic is about the biodiversity. मतलब living organisms में वो biodiversity आई कैसे? तो उससे अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसको connect करने की कोशिश करूं, so I talked about stimuli, right? सो स्टिमुलाई में क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिस्पॉन्सेज हैं, तो ये जो पर्टिकुलर स्टिमुलाइज थे, मतलब जो भी रिस्पॉन्सेज हैं या जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स चेंज. मतलब वो ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का चेंज होगा, वेदर दे विल बी चेंज्ड इन द साइज और द शेप और मे बी कलर. Okay, external characteristics को हम एक और word use करते हैं, more sophisticated word, that is morphological characters. Everyone understands morphology? Yes or no from the class? No, No, ma'am. ma'am. Okay, so I will also explain about the morphology and anatomy. Anatomy तो सुना होगा सबने, स्पेशली Yes. जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और डॉक्टर बनना है और नीट क्लियर करना है, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग की एनाटॉमी क्या होते हैं. ओके, सो मॉर्फोलॉजी इन द सेंस जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस कलर या फिर किसी न किसी फॉर्म अपीयरेंस, ओके, देन साइज, और वो पर्टिकुलर या फिर उनसे जुड़े हुए जितने भी फिजिकली मतलब विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड एनाटॉमी मतलब डिसेक्शन करने के बाद जितने भी इंटरनल अलाइनमेंट ऑर्गन्स या फिर इंटरनली दैट पर्टिकुलर एनिमल स्टडी, okay, that particular organisms, not only animal, plants also, so that particular organisms internal study, उनके internal organs या body parts की जो study होती है, that is anatomy. This is in simpler form. Okay, एक और word आएगा which you can encounter in future, maybe physiological. You must have heard physiological, कहीं तो सुना होगा या फिर यहाँ वहाँ आर्टिकल्स में सुना होगा. Okay, so physiological in the sense कि एक्चुअली वो मॉर्फोलॉजी से कनेक्टेड है, बट फिजियोलॉजिकल में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं. और how that particular organism deals with the life process. तो उसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं. इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ऑफ कोर्स आप अभी हायर क्लासेस में जा रहे हो एंड यू हैव टू स्टडी, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो फिजियोलॉजी एक वर्ड अगर इन फ्यूचर इफ यू आर एनकाउंटरिंग, तो उसका मीनिंग ये. ओके, जस्ट गिविंग यू ब्रीफ क्या बोलते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग. सो स्टिमुलाई यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में काफी चेंजेस आने लगे. अगर मैं एग्जांपल दूं तो
फॉर एग्जाम्पल पोलर रीजन क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, तो यू हैव नोटिस्ड वहां पे पाए जाने वाले मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज क्या होते हैं, अल्बाइनो. अल्बाइनो मीन्स नो स्किन पिगमेंट. इनफैक्ट अगर कोई फर भी है, मीन्स दोज एनिमल्स जिनके पास फर है रेदर देन स्किन, तो वो भी क्या होगा, प्योर व्हाइट. अब ये पूछोगे कैसे हुआ, क्यों हुआ ये यहाँ पे, क्योंकि कोई सन का जो एनकाउंटर है या फिर सन का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है. मतलब सनलाइट इतना इफेक्टिव है ही नहीं वहां पे, और इफेक्टिव नहीं होने की वजह से वहां पे जो भी एक्सटर्नल हमारे जो भी स्किन हो गई जो हमें प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल फैक्टर से, हेयर्स या फर, तो ये सारी चीजें इसमें कन्वर्ट हो गई, लाइटर कलर्स में कन्वर्ट हो गई. तो लाइटर करते करते देयर मस्ट बी मल्टीपल जनरेशंस और थाउजेंड ऑफ इयर्स. उसका रिजल्ट ये हुआ कि नाउ जो करेंटली वहां पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाइट कलर में अपीयर होते हैं. ओके, यू मस्ट हैव सीन पोलर बेयर. जस्ट चेक बेयर की स्पेलिंग सही है क्या. Okay, so this is one of the example जो external characteristics की वजह से किसी organism में change आना. Okay, जब ये particular सारी चीजें affect करती हैं organisms को, तो हर organism different तरीके से react करता है. तो जब different तरीके से कोई organism react करेगा तो उसकी वजह से एक important चीज होगी, that is known as diversity. क्योंकि सबका रिएक्ट करने का तरीका, सबका अडेप्ट करने का तरीका या किसी चीज को रिस्पॉन्स करना कंप्लीटली डिफरेंट है. Even though we all human are same species, but still we are different. We are different in many ways. Either we can say it as appearances, either we can say behavioral changes. अब morphological और physiological अगर मैं बोलूँ, not anatomical, that is not true. So morphological और physiological अगर मैं changes की बात करूँ, so we all are very different. जबकि we are same species. तो हमारे adaptations आफ्टर मल्टीपल ईयर्स, मतलब 1000 ऑफ ईयर्स, 100,000 ईयर्स, तो मल्टीपल ईयर्स के बाद हमारे अडेप्टेशंस हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन बन जाता है. तो जब कोई चीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन बन जाती है तो वो फिर बाद में एज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो होने लगती है. ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ इवोल्यूशन. ये इवोल्यूशन का बेसिक है, और दिस इज ऑल्सो द बेसिक ऑफ द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब इतने टाइप के flora and fauna. Okay, I think everyone understands these two words. Flora means plants and fauna means birds and animals. Right. So flora and fauna, ये जो वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, इतने सारे जो मल्टीपल चेंजेस हैं, एंड वी कैन मीन्स वो चेंजेस या वो वेराइटीज को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज. देयर आर मल्टीपल स्पीशीज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो ये जो चीजें हैं ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस. अगर एनवायरमेंट में चेंजेस नहीं होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होगा, जिससे कि टेम्परेचर चेंजेस हो या फिर एनी अदर जियोग्राफिकल चेंजेस लाइक माउंटेन्स, प्लेन, डिजर्ट, ये जो जियोग्राफिकल कंडीशंस मिल रही हैं, then of course there are many things like chemical changes also, जिसमें कभी pH change भी हो रहा है. few of the organisms are aquatic, और aquatic होने की वजह से they few prefer saline water, few prefer fresh water. तो ये जो इस टाइप के जो changes हैं that leads to the diversity. So basically diversity, और जब हम एनिमल्स या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में वेराइटीज की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी मींस सिंपली वेराइटी इन फ्लोरा एंड फौना. बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बायोडाइवर्सिटी मींस फ्लोरा एंड फौना. ओके, अभी ये जो बेसिक स्टडी थी, ये जो क्यूरियोसिटी थी कि इतने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं, ये जो क्यूरियोसिटी थी, वन पर्सन जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है,
just check the spelling, everyone from the module also, या later after the class. Please check the spelling. I'm very bad at spelling. तो आपका एक काम ये है कि आपको मुझे हमेशा करेक्ट भी करना होगा regarding the spelling also. So be careful and focused कि मैं कुछ भी गलत लिख सकती हूँ. So Carolus Linnaeus, he was the scientist. तो actually he was botanist mainly. So he was the person who actually brought up the idea of classification. Classification अब क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब सीधा सीधा जो इंग्लिश आप सब इंग्लिश वर्ड समझ रहे हो, दैट इज सेम क्लासिफिकेशन, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई करना, मतलब उनको डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया कि ओके ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लोअर ग्रुप में आएंगी या ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हायर ग्रुप में आएंगी. तो ये स्टडी करते करते जैसे जैसे उनको ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स की उन्होंने स्टडी की, तो वो स्टडी करते करते ही केम अप विथ मेनी मतलब मल्टीपल थियरीज. ही एक्चुअली इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ किंगडम्स, कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में डिवाइड करना जरूरी है. ओके, किंगडम्स इन द सेंस, किंगडम मतलब वो लार्जेस्ट ग्रुप जिसके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे ऑर्गेनिजम्स लाए करते हैं. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस किंगडम के अंदर आने वाली सारे स्पीशीज में कॉमन होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट किंगडम, तो सारे के सारे प्लांट किंगडम का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि एवरीवन पोजेस व्हाट? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल होगा, सो व्हाट पर्पस विल इट परफॉर्म? फोटोसिंथेसिस, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसपे कैरोलस लिनियस ने स्टडी किया कि ओके उसने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ के डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स डिवाइड किए. वन ऑफ द फैक्ट जो उससे जुड़ा हुआ है कैरोलस लिनियस से, दैट इज ही रोट अराउंड 180 बुक्स. ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, बट प्लीज राइट इट डाउन. 180 बुक्स ही रोट, एंड जिसमें की द मोस्ट फेमस वन इज Systema Naturae. Systema Naturae somewhere around 1735. So he launched this book. मैं उसमें से ये पर्टिकुलर बुक को इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक. और इसमें इसने क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे नोन थे या उसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, उन सबको उसने मेंशन किया था एंड क्लासिफाई किया था. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट. ये नाम हमेशा आएगा. ऑल्सो कैरोलस लिनियस का एक और नाम है, दैट इज कार्ल वॉन लिने. इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई विल टेल यू. कार्ल वॉन लिने एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था, बट उसने मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स 180 बुक्स जो उसने लिखे थे उसमें मैक्सिमम बुक्स लैटिन लैंग्वेज में लिखे थे. क्यों लिखे थे लैटिन लैंग्वेज में? रीजन इज कि लैटिन और ग्रीक ये दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि डेड लैंग्वेज है. अब डेड लैंग्वेज होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो लैंग्वेजेस अब कोई बोल नहीं रहा, कोई यूज नहीं कर रहा, तो उसमें चेंजेस आना बहुत मुश्किल है. मतलब अब हार्डली उसमें वर्ड्स में कोई चेंजेस आएंगे. फॉर एग्जांपल इंग्लिश में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लाइक हम बहुत सारी चीजों का शॉर्ट फॉर्म निकाल रहे हैं, या फिर हिंदी में भी बहुत सारी दूसरे वर्ड्स ट्रेंड में आ रहे हैं जो कि एक्चुअली जो प्रीवियस वर्ड्स हैं उसको हम भूल जा रहे हैं. ओके, वी आर नॉट यूजिंग एट ऑल. सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि उसने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को अडेप्ट किया. एक्चुअली ग्लोबली सारे के सारे साइंटिफिक वर्ड्स, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, इन एवरी स्ट्रीम, इन एवरी सब्जेक्ट, जो भी साइंटिफिक वर्ड्स या स्टैंडर्ड वर्ड्स अगर डिफाइन करने होते हैं तो वो इधर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ही होते हैं. द रीजन इज कि वो डेड लैंग्वेज है, वो अब मॉडिफाई नहीं होगा. और एक और रीजन है कि सारे वर्ड्स का यूनिवर्सल होना जरूरी है. मतलब अगर मेरे लिए
होमोसेपियंस एक साइंटिफिक वर्ड है ह्यूमन का, तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबको होमोसेपियन का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स. सो दिस इज द पर्पस कि हम डेड लैंग्वेज मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं. इनफैक्ट अगर आप में से कल को कोई फ्यूचर में साइंटिस्ट बन रहे हैं एंड दैट पर्सन इज डिस्कवरिंग समथिंग, और कोई न्यू स्पीशीज आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दी या फिर बना दिया, तो आपको भी अगर उसका नामकरण करना है तो लैटिन या ग्रीक वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, एंड उसमें भी लैटिन को आपको प्रेफर करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज एक्चुअली आज भी उसके बनाए हुए रूल्स, मींस कार्ल्स लिनियस के बनाए हुए रूल्स आज भी फॉलो किए जाते हैं, बिकॉज ही एक्चुअली स्पेंट हिज होल लाइफ इन क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स. सो व्हेन अ पर्सन स्पेंड्स हिज होल लाइफ, मतलब उसने बहुत ज्यादा काम किया. सो वट एवर ही हैज डन, वो बेसिक रूल्स इतने ज्यादा उस टाइम के हिसाब से आगे थे, मींस इतने फॉरवर्ड रूल्स थे कि आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं. एज सच उसकी थियोरी में इतने चेंजेस ज्यादा लाए नहीं गए, दो रिसर्चेस आर गोइंग ऑन बट स्टिल इतने चेंजेस नहीं है. सो ही इज वन ऑफ द पर्सन. तो उसका रियल नेम इज कार्ल वॉन लिने, बट उसको क्योंकि उसने मेजॉरिटी ऑफ द अपनी बुक लैटिन लैंग्वेज में लिखी, सो ही प्रेफर्ड हिज नेम कैरोलस लिनियस, जिसको उसने लैटिनाइज किया, मतलब लैटिन में कन्वर्ट करवाया अपना नाम, एंड ही पब्लिसाइज्ड हिज नेम फ्रॉम दैट कैरोलस लिनियस ओनली. उसने अपना रियल नेम चेंज कर दिया. सो ही इज द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, सबको याद रखना है. एनी डाउट्स यहाँ तक क्लास? मैम यस, मैम ऑर्गेनिजम्स तो क्लासिफाई विटेकर ने किए थे ना. सॉरी, ऑर्गेनिजम्स तो क्लासिफाई विटेकर ने किए थे ना, रॉबर्ट हार्ड. एक्चुअली आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. कैरोलस लिनियस वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था. ओके, सो उसकी थियोरी पे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं. नॉट ओनली कैरोलस लिनियस, देयर वाज साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल आल्सो. आप अगर अर्नस्ट हैकेल के बारे में पढ़ोगे, देन आर.एच. विटेकर आल्सो, देन कोपलैंड आल्सो. तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम ऐसे क्लासिफिकेशंस की लिस्ट बनाई. बट जो बेसिक था, जिस बुक को उन्होंने रेफर किया, दैट इज सिस्टेमा नेचुरा. उस टाइम के लिए वो रेफरेंस पॉइंट थी, क्योंकि ही इनिशिएटेड ना, वो पायोनियर थे उस सब चीजों में. सो दैट इज द रीजन कि उनको ही स्टैंडर्ड, उनके जितने भी आर्टिकल्स या बुक्स हैं उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं जिनको रेफर किया जाता है. दैट इज द रीजन कि ही इज ऑल्सो नोन एज, if anyone knows it, father of taxonomy. Actually हमेशा डिबेट रहता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के लिए, एंड फादर ऑफ बॉटनी आल्सो. प्लीज राइट इट डाउन. ओके, सागर आपको समझ में आया? यस मैम. ओके, एनी अदर डाउट्स? यहाँ तक सबको समझ में आया पूरी क्लास? Yes, ma'am. ओके, सो आई विल मूव अहेड. आज का सेशन मोस्टली बैकग्राउंड से रिलेटेड ही है. आई रियली वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें, क्लासिफिकेशंस, डाइवर्सिटी, ये इनिशिएट कैसे हुई. ओके, वन मोर पर्सन जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, दैट इज एरिस्टोटल. आई थिंक एरिस्टोटल हर किसी में घुस जाता है. ओके, बायोलॉजी में आप कुछ भी करोगे, जितने भी क्या बोलते हैं कि आप क्लासिफिकेशंस पढ़ लो या ऑर्गेनिज्म रिलेटेड कोई और आप थ्योरी पढ़ोगे, तो एरिस्टोटल हमेशा रहते हैं. ओके, बिकॉज ही वाज द ग्रेट फिलोसोफर जिसको हम कहते हैं. And one more person, Theophrastus. Okay, they were born somewhere around I'm not sure 384 to uska lifetime was 322 before Christ. Ma'am, Okay, your that voice was is his. breaking a little bit. Sorry, My voice is breaking. Okay, in between. okay, so I think my internet connection is low. What I'll do, मैं अपना video stop कर लेती हूँ so that the connectivity will be little better. Okay, so you won't feel any disturbance. So my voice is enough ना, अगर screen share हो रही है तो is it okay? Yes, ma'am. Okay. Yeah.
So I'm talking about the other two scientists, that is Aristotle and Theophrastus. अभी Aristotle and Theophrastus जो थे ये before Christ time था. Means of course Carolus Linnaeus से काफी पहले उन्होंने बहुत सारी basic theories दी थी and उन्होंने भी बहुत सारे divisions किए थे, means classify किए थे organisms को. But basically उनका जो classification था या जो उनकी initial study थी, that was based on habitat. मतलब कि वो टेरेस्ट्रियल हैं या फिर उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है. तो उन्होंने क्या कर दिया कि फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स, इनको सेम कैटेगरी में डाल दिया. बट नाउ यू ऑल नो कि ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट? दो दे ऑल हैव द विंग्स और दे फ्लाई, बट स्टिल उनके जो विंग्स है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिग्निफाई करती है, उनका ओरिजिन डिफरेंट है. वन इज मैमल, वन इज इंसेक्ट एंड वन इज एव्स. तो ये कंप्लीटली डिफरेंट क्या बोलते हैं कैटेगरीज, आज के टाइम पे वो कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते. सॉरी अबाउट द नेटवर्क. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, Yes, ma'am. Okay, I will share the screen again so that कोई confusion ना हो. Okay, yes. So I was talking about the scientist Aristotle. Ma'am, recording also stopped. Yes, And I'm not sure screen if is the not earlier showing. recording is visible. converted to me. Yes, someone is saying. I think the recording continued. Yes, ma'am. Yes. So I'm not sure why the screen is not visible. Because here it is showing that my screen is visible. I have shared my screen. Okay, let me share again. Maybe something else. Is it visible now? No. No, ma'am. Okay, so we'll do one thing. Let me stop the sharing. Okay. Is my video is visible to you, all of you? No, ma'am. No, ma'am. Not at all? Okay, No, I will do No. one thing. Your video is stopped. Sorry. Ma'am, your video is stopped. My It has video not is stopped. started. Okay, I think because of the glitch in the network. Actually, यहाँ पे electricity just गई. So I think my Wi-Fi just वो पूरा का पूरा change हो गया and then my laptop shifted to the mobile network. That was the issue. So earlier means mostly वो smoothly switch हो जाता है. कभी कोई issue नहीं आता in the sessions. I think today the network is also not good because of the weather. So we'll do one thing. Because the recording is resumed, so यहाँ तक का जो भी next session है, I will maybe explain you in the next class. But just wanted to know कि जहाँ तक मैंने समझाया, is it clear to everyone about the classification, about the biodiversity? Ma'am, वो आप वो अपने